हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वैसे तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगी। वापस से चुनाव की प्रक्रिया आने वाली है, तो कई लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बार बार आपने न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी देखा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कब आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो आज हम उस विषय के बारे में जानेंगे, उस शब्द के बारे में जानेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हम कंप्लीट डिटेल लेंगे, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेस कहाँ से बनता है। अगर कोई इंसान आपके सामने डिमांड रख रहा है, हिंदुस्तान के अंदर कोई डिमांड रखी जा रही है, तो उसका कोई ना कोई तो बेस होगा। तो इसका बेस क्या है, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है। और हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट आएंगे। तो हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे, एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं इस बात से कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या। तो मान के चलिए, आपने देखा है हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म हैं, और बहुत से धर्म ऐसे हैं जो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं। उनका खुद का पर्सनल लॉ है, ठीक है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें तय होती हैं। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये चाहते हैं कि जो सिविल लॉज हैं वो सबके लिए सेम हो। जैसे कि मैरिज रिलेटेड लॉ सबके लिए सेम हो, डाइवोर्स रिलेटेड लॉ सबके लिए सेम हो, इनहेरिटेंस की जायदाद में किसको क्या हिस्सा मिलेगा वो लॉ सिमिलर हो, उसी के साथ साथ अडॉप्शन के लॉ सिमिलर हो। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि सब लोग एक ही तरीके से शादी करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो कीजिए। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लॉज होंगे, जो कंडीशन जिसे हम कह सकते हैं, वो सबके लिए सेम होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर किसी हिंदू को तलाक चाहिए तो भी उसे उसी सेम प्रोसेस से मिलेगा जैसे एक मुस्लिम को मिलेगा, या फिर एक सिख को मिलेगा, या एक ईसाई को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबके लिए कंडीशन सेम कर दी जाएगी कि जो डिवोर्स की कंडीशन हिंदू पे लागू हो रही है वो सिमिलर कंडीशन किस पे होगी, सिख, ईसाई और मुस्लिम पे भी होगी। इन द सेम वे अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू के लिए अडॉप्शन के रूल्स अलग हैं, मुस्लिम के लिए अलग हैं और सिख के लिए अलग हैं। आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अलग छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल लॉ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं रिलीजन के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या चाहते हैं कि सिविल लॉज जो हैं वो सबके लिए सिमिलर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री हमारे सामने आती कहाँ से। तो सबसे पहले आपको देखना है ब्रिटिश एरा के दौरान। सो ब्रिटिश एरा के दौरान क्या हुआ उसे जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश एरा के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, अलग अलग धर्म थे और हर एक धर्म का अपना पर्सनल लॉ हुआ करता था, जिसके हिसाब से ब्रिटिशर्स जो है न्याय दिया करते थे, सज़ा सुनाया करते थे। जो भी काम उनका हुआ करता था वो उस पर्सनल लॉ के हिसाब से किया करते थे। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पोर्टुगीज़ ने कब्जा कर लिया किस पे, गोवा पे। तो वो सबसे पहले लेके आए पोर्टुगीज नेपोलियनिक कोड, ठीक है, जिसके तहत वहाँ पे उन्होंने लागू किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब वहाँ पे सारे लॉज जो हैं वो सबके लिए सिमिलर होंगे, एज इन जो सिविल लॉज हैं वो सारे धर्मों के लिए बराबर होंगे, आपको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, तो आगे हम देख पाते हैं नेहरू एरा के अंदर। तो नेहरू एरा के अंदर जब हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का खुद का ये मानना था, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री का खुद का ये मानना था कि अगर देश को विकसित होना है, देश को आगे बढ़ना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए सबसे पहले किसके ऊपर लाए गए, किसके पर्सनल लॉज लिए गए, तो वो लिए गए हिंदूज़ के। तो बिल क्या पेश किया गया, हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसके तहत ये डिटरमाइन किया गया कि अडॉप्शन के क्या रूल्स होंगे, मैरिज के क्या रूल्स होंगे, इनहेरिटेंस के क्या रूल्स होंगे। और इस तरीके से 4 अलग अलग सेपरेट एक्ट पास किए गए, जिसके तहत सारी चीज़ों को कोडिफाई कर दिया गया। तो सबसे पहले किसके रूल्स को, किसके लॉज को कोडिफाई किया गया, तो हिंदूज़ के लॉज को कोडिफाई किया गया, उन्हें प्रॉपर फ्रेमवर्क में रखा गया।
ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज आपके समय पे देखेंगे कि अगर किसी को डिवोर्स चाहिए हिंदू रिलीजन में तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर वो अर्जी देगा, 6 महीने तक वो वेट करेगा, उसके बाद सुनवाई होगी और फिर जाके आपको तलाक मिलेगा। बट एट द सेम टाइम इस्लाम के अंदर अलग तरीके से तलाक की प्रोसीजर है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है? जी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हर एक रिलीजन जो है वो अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न कर रहा है। अब यहाँ पे फिर 5th केस आया, दैट वाज शाहबानो केस। शाहबानो केस के अंदर हुआ ये कि महिला ने कंप्लेन करी, उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेंटेनेंस मिले। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी? शाहबानो की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने, आज के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके पिताजी YV चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा कि मेंटेनेंस तो साहब आपको देनी पड़ेगी अब इनको। तो मेंटेनेंस उन्होंने क्या कर दी? मैंडेटरी कर दी, उन्होंने मेंटेनेंस दे दी उनको। तो इस केस के ऊपर क्या बना, एक ये चीज़ सामने आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही ये चीज़ सामने आई उसके बाद राजीव गांधी ने वापस इसको ले लिया। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उन्होंने वापस ये स्टेप जो है रोल बैक कर लिया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट को रोल बैक कर सकती है। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था कि जी हाँ, स्टेप बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ बढ़िया हुआ है, पर आखिरकार मुझे सरकार भी बनानी है। उनका लास्ट स्टेटमेंट क्या था कि मुझे सरकार भी बनानी है, और वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने उसे रोल बैक कर लिया। जबकि उनके खुद के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो आज के समय पे केरला के अंदर गवर्नर की तरह सर्व कर रहे हैं, उन्होंने खुद जाके भाषण दिया था कि बहुत बढ़िया हुआ है और हम इस स्टेप को वापस नहीं लेंगे। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी जो हमने जानी। अब आगे चलते हैं और जानते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दिए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीपीएसपी कौन सा? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि हम क्या चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो, इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म। जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं तो हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, हमें सारे धर्मों को बराबर सम्मान देना है। तो सिविल लॉज हर एक धर्म के लिए अलग अलग क्यों? किसी के लिए कुछ और हैं, किसी दूसरे धर्म के लिए कुछ और हैं, तो हमें इसे सिमिलर कर देना है, यूनिफॉर्म कर देना है, यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। तो दूसरा प्रोविजन आप देख सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म के हिसाब से। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, सबके लिए लॉज इक्वल होने चाहिए। आर्टिकल 14-15 क्या कहता है? ठीक है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन। तो आप ये चीज देख सकते हैं, जब ये दोनों आर्टिकल आपको ये चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेलिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जब एक धर्म जो है वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहा है और दूसरे को जो है कोडिफाई करके उसे जो लीगल सिस्टम है उसके थ्रू जाना पड़ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं ना कहीं है ही ना, इक्वेलिटी नहीं है। फिर हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस की। किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, किसी एक धर्म का मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, उस धर्म के अंदर जो सबसे ताकतवर पोजीशन पे बैठा होगा वो फंडामेंटलिस्ट होगा। मतलब जो एकदम ऐसी सोच रखते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए धर्म में, हम उन्हें कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। जो रिलीजन के अंदर पावरफुल पोस्ट पे बैठा होता है, मेजॉरिटी वो क्या है, आपको फंडामेंटलिस्ट ही मिलेगा कि हमारे धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसे में ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है? वुमन का। हर एक धर्म की बात उठा के देख लीजिए, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा मैं, हर एक धर्म के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी कि वुमन का एक्सप्लॉयटेशन है कहीं ना कहीं। और इसी चीज़ को हटाने के लिए हमें क्या है, लीगल सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा? लीगल सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेंगे। तो आप यह चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे प्रोविजन्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं। डीपीएसपी में देख लीजिए या फिर फंडामेंटल राइट्स में देख लीजिए, तो प्रोविजन तो आपके पास है। अब जानते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके फेवर में। वाई इंडिया शुड अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबसे पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन, जब सबके ऊपर समान कानून लागू होगा, समान कानून की वजह से वो एक दूसरे से क्या रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे। जब सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा ना, तो वो एक दूसरों के साथ रिलेटेड फील करेंगे, उन्हें लगेगा जी नहीं हम कॉमन हैं, हम अलग नहीं हैं। तो वो जो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो यूसीसी लेके आएगा। दूसरी, जेंडर जस्टिस एंड इक्वेलिटी।
अब जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए, जो भी ताकतवर वहां पे बैठा होगा वो फंडामेंटलिस्ट होगा। पर अब क्योंकि लीगल सिस्टम है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिवनेस देखने मिलेगी, चीजें आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगी। सिंप्लीफाइज द लीगल सिस्टम। जो धर्म जिन्होंने दिया, ठीक है, आप मान के चलिए अगर आपको लग रहा है भगवान ने दिया, तो भगवान अब हमारे सामने इंसानी रूप में नहीं है कि वो हर बार हमें टोक के बोले कि आप ये गलत कर रहे हो या ये सही कर रहे हो। तो हमें कौन बताता है कि ग्रंथों में क्या लिखा है? तो उसके लिए की जाती है इंटरप्रिटेशन। स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो बताते हैं कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। तो इंटरप्रिटेशन तो वेरी कर सकती है। अब कोई कुछ चीज़ लिख के गया, उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। मैंने कोई चीज़ आपको बोली, अब आप समझोगे वही जो आप समझना चाहते हो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। पर्सनल लॉ का मीनिंग क्या, कौन बताएगा पर्सनल लॉ में कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं? इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा और कौन सा इंटरप्रिटेशन हम सही मानेंगे? तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है पर्सनल लॉ के अंदर। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एक लीगल सिस्टम के थ्रू उसे बनाया जाएगा और वो कोडिफाई हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इट्स ईजियर टू रिफॉर्म कोडिफाइड लॉज, जो कोडिफाई किए गए हैं, जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, आप अमेंडमेंट के थ्रू से चेंज कर दोगे। बट जब धार्मिक चीज़ों की बात करते हैं उनका अंदर अमेंडमेंट बहुत मुश्किल से होता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी समय पे ऐसा रहा होगा कि धर्म के अंदर जो है महिलाएं ज़्यादा हो गई और पुरुष कम। तो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसे मेंटेन करने के लिए इस चीज़ की परमिशन दी गई कि एक पुरुष जो है वो एक से अधिक महिला से शादी कर सकता है। ठीक है, उस समय की रिक्वायरमेंट थी ये। पर क्या आज के समय की ऐसी रिक्वायरमेंट है? जी नहीं। बट क्यों हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे? क्यों हम उसे वैसे का वैसा पकड़ के बैठे? तो इसी तरीके से देखिए, अगर हम इसको लीगल सिस्टम में देखें, पार्लियामेंट के थ्रू देखें, तो अमेंडमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, इजीली अमेंडमेंट हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ तक चीज़ें समझ आई कि नहीं है? वाई इंडिया शुड नॉट अडॉप्ट यूसीसी, कुछ तो इसके भी पॉइंट होंगे। तो सबसे पहला, कॉम्प्लेक्सिटीज ड्यू टू कल्चरल डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग भांति के कल्चर हैं, आप कौन सा पैमाना लोगे, किस तरीके से आप बेसिक फ्रेमवर्क बनाओगे कि हाँ इस आधार पे सबको हमें ट्रीट करना है? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिकल नहीं। हम उन्हें ले जाके देंगे, कितनी इसकी श्योरिटी है कि वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या इंडियन सिनेरियो ऐसा है? क्या भारत की जनता ऐसी है कि उसे हंसी खुशी ले लेगी? तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है आउटकम की, कि आउटकम हमें मालूम ही नहीं है क्या आएगा। हो सकता है कि ये बहुत अच्छा हो सकता है इसके अंदर कोई इशू भी आ जाए। सो वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम है कि किस तरीके का आउटकम आएगा। दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत हम कहते हैं कि आपको धर्म की आज़ादी, आप अपने धर्म को खुद चुन सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आगे ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बाउंडेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप सोच रहे होंगे इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन ये होगा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अगर आज नहीं ला पा रहे हैं हम सोसाइटी की वजह से, तो हमें इवेंचुअली इसे फेज्ड मैनर में लाना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रहे कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को ये फील ना हो कि मेजॉरिटी उन पे हावी हो रही। ठीक है, हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे ये फोकस नहीं करना है कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में मिला दें। जी नहीं, हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी रहनी चाहिए। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो हमें मेल्टिंग पॉट थियरी, मतलब जो पॉट के अंदर गया वो मेल्ट हो गया, ये वाली थियरी पे नहीं चलना। हमें सैलेड बाउल थियरी पे चलना है कि सैलेड का आपने बाउल देखा होगा, हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उस तरीके से हमें चलना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से मेजॉरिटी जो है वो अथॉरिटेरियन ना हो जाए। बिल्कुल ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और हम आशा करते हैं जल्द ही हमें पास यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने के लिए मिलेगा। अब इसके ऊपर कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी हुए, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से वो लैंडमार्क जजमेंट थे? उनमें सबसे पहला है शाहबानो केस, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शाहबानो केस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया? शाहबानो केस के अंदर मैंने आपको बताया कि जो वुमन थी, शाहबानो जो थी, उनको तलाक दे दिया गया और तलाक के बाद उनको मेंटेनेंस देने की बात यहाँ पे रखी गई।
ये चीज़ सामने रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, मेंटेनेंस देने की उनको बात सामने रखी, वो जजमेंट पास किया। फिर दूसरा केस आता है सरला मुदगल 1995। सरला मुदगल में ये कहा कि अगर हिंदू पति इस्लाम कबूल कर लेता है, मुस्लिम बन जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो और शादी कर सके, तो ये चीज़ सही नहीं, इसे सही नहीं ठहराया जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। तो सरला मुदगल में भी हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। फिर बाद में आता है इंपॉर्टेंट केस सायरा बानो केस 2017। सायरा बानो केस के अंदर कहा गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसे खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से ये जो ट्रिपल तलाक है ये सही नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। और रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट को कि जल्द से जल्द जो है आप यहाँ पे ऐसा एक एक्ट बनाएं जो उसे बैन करता हो, जिसके लिए आगे जाके ट्रिपल तलाक एक्ट भी बनाया गया, जिसके अंदर हम किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 जो है लैंडमार्क जजमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। सो कंक्लूजन की बात हम कर ही चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, बट बाकी सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ जो हमारी डिस्कशन थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।